नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख लीजिए ताकि आप एक अच्छी समझ लर्निंग के प्रति डेवलप कर सकें। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। देखिए, जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान होते हैं। आपको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, ठीक है, और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो क्या कर रहा है? वो दोस्तों कर रहा है सीखने के लिए आकलन। क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन। अब वीडियो को क्या कर लिया करिए, पॉज कर लीजिएगा, अपना करेक्ट आंसर चुना करिए, उसके बाद प्ले करके देखा करिए क्या आप जो आंसर सोच रहे थे वही आंसर बताया गया है या नहीं बताया गया है। इस तरीके से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए वो आकलन करा। क्यों? क्योंकि वो पहले तो कार्य को एकत्र करता है, उसके बाद क्या करता है, वो योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, और उसके बाद शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करता है। दोस्तों तो देखिए, आप सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे देख लीजिए। पहले उसने फैक्ट को कलेक्ट किया, उसके बाद उसने प्लानिंग की। उस प्लानिंग के आधार पे उसने क्या देखा कि बच्चों की नीड क्या है, तो वो क्या कर रहा है कि सीखने के लिए आकलन कर रहा है, दोस्त असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सोशलाइजेशन की एक पैसिव एजेंसी कौन सी है? परिवार? बिल्कुल नहीं, परिवार तो एक सक्रिय समाजीकरण की भूमिका निभाता है। इको क्लब, इको गार्डन, जहाँ पे आप पर्यावरण संबंधित चीज़ें सीखते हैं। स्वास्थ्य क्लब, वहाँ पे भी आप सीखते हैं चीज़ें। सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पे एक निष्क्रिय एजेंसी की भूमिका निभाता है। दोस्तों समाजीकरण की जब भी बात की जाती है, सोशलाइजेशन की जब बात की जाती है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा का मतलब होता है कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जब आप बाजार से एक नई चिप खरीद के लाते हो, ब्लैंक होती है। धीरे धीरे आप उसमें नई नई पिक्चर्स, नई नई इमेजेस, नई नई PDF फाइलें अपलोड करते जाते हैं और वो फुल हो जाती है। उसी प्रकार जब बच्चा पैदा होता है तो वो खाली स्लेट की तरह होता है, जिसे कहा जाता है टेबुला रासा कहा जाता है। फिर वो अपने परिवार से बच्चा सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है, उसके बाद अपने पड़ोसियों से सीखता है, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में मित्रों से सीखता है, स्कूल के अध्यापकों से सीखता है, उसके बाद अपनी मित्र मंडली से सीखता है। दोस्तों तो ये समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? बात की जा रही है वो इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल, यानी कि वो इंटरनल फोर्स कौन सा है जो कि हमें प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए, यानी कि किसी एक फंक्शनल प्रोसेस के लिए बाध्य करता है। उस प्रतिक्रिया को यानी कि उस रिस्पांस को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहलाता है आपका अभिप्रेरण, मोटिवेशन। जैसे अभी देख लीजिए, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके अंदर ये प्रेरणा है कि मुझे पहले ही प्रयास में सीटेट की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करनी है। ये आपका क्या है? मोटिवेशन कहलाता है। दो तरीके का मोटिवेशन होता है, यानी कि दो तरह की अभिप्रेरणा होती है। पहली कौन सी है? पहली है आंतरिक अभिप्रेरण यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरण यानी कि आउटर मोटिवेशन यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है? आंतरिक मोटिवेशन यह है कि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है, समाज में परिवर्तन लेके आना है, एक शिक्षक की अच्छी भूमिका स्पष्ट करनी है। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा आपको ये होती है कि हमें एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, एक माइंडफुलनेस वाली जॉब चाहिए, एक अच्छा रेपुटेटेड रुतबा चाहिए अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, जहाँ पे लोग आपको अच्छा व्यक्ति समझ सकें। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। दोस्तों तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्लासमेट से प्रतियोगिता से वो एक तरह का सकारात्मक अधिगम तो नहीं ही हो सकता। दूसरा है अर्थपूर्ण संबंध। तीसरा है माता पिता की ओर से दबाव। और चौथा है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, यानी कि फियर
किससे? फेलियर से फियर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध, यानी कि जब आप मीनिंगफुल कोरिलेशन बना लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि अधिगम को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करे, मतलब लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट कैसे करता है वो, अर्थपूर्ण संबंध बना करके। मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ के आए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या होता है। आपके शिक्षक ने आपको बताया कि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, किसी चीज़ को ऊपर उछाला जाता है तो वो जमीन पे आके गिर जाती है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर चीज़ जो ऊपर फेंकी जाती है वो चीज़ नीचे आ जाती है। अब आपने एक क्या कर लिया, मीनिंगफुल रिलेशन बना लिया, किसमें? सिद्धांत में, कॉन्सेप्ट में, अपने सिद्धांतों को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ लिया है। तो वो क्या करेगा, आपकी बेहतरीन लर्निंग को बनाएगा, शायद आप जीवन में उसे नहीं भूल पाएंगे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अर्थपूर्ण संबंध। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिए दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस बात का ये सबूत है कि आप अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, यानी कि आप लोगों से अलग हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या संशक्तिशील शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या हो जाएगी, एक प्रचार वाक्य हो सकता है सभी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, एक ऐसी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ बैठा के पढ़ाया जा सके। भेदभाव का मतलब है चाहे बच्चा अलग अलग बुद्धि की कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी अलग अलग जाति से आता हो, किसी अलग अलग भाषा बोलने वाला हो, किसी अलग अलग संप्रदाय से आया हुआ हो, उसके अंदर कोई विशेष तरह की एबिलिटी हो, किसी विकलांगता हो, हम सबको एक साथ एक जगह पे बैठ के पढ़ाएंगे। उस तरीके की शिक्षा क्या कहलाती है दोस्तों? समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की की सीरीज़ कराई, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की की सीरीज़ मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैंने बताया था कि बच्चा आँख, कान और हाथ से कब सोचता है? जब वो इंद्रिय जनित गामक स्तर पे होता है, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। किसने दिया था इसने दोस्तों? पियाजे ने दिया था। पियाजे के बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसमें आत्म केंद्रितवाद आता है, एनिमिज्म यानी कि जीववाद आता है, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की बात की जाती है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब क्या मानते थे? पहले चिंतन का निर्माण होता है, उसके बाद भाषा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का मतलब जो विजिबल मेमोरी होती, जो आप आँख से देखते हैं, उसका ह्रास हो जाना संबंधित है किससे? डिसलेक्सिया से दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिसलेक्सिया। जब भी मेमोरी की बात की जाती है वो क्या हो जाएगी? डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया मैंने बताया था। डिस्ग्राफिया क्या होता है? जब लिखने संबंधित दिक्कत आ जाए तो उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। बच्चों में लिखने संबंधित विकार को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, इसे भी मैंने बताया था, जब कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, गणना संबंधित दिक्कत हो, उसे कहा जाएगा डिसकैलकुलिया। और डिस्प्राक्सिया का मतलब होता है जब हमें मोटर मूवमेंट को करने में दिक्कत हो, यानी कि मांसपेशियों संबंधित कार्य करने में दिक्कत हो, उसे कहा जाएगा डिस्प्राक्सिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है और अल्बर्ट बैंडूरा के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, बोबो डॉल संबंधी एक्सपेरिमेंट किया था इसने, अल्बर्ट बैंडूरा साहब ने। तो प्लीज़ कमेंट करके आप इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? देखिए,
मैंने कई बार आपको बताया कि जब बहुत लंबे प्रश्न आते हैं ना तो उनका आंसर उतना ही सिंपल होता है। कैसे? आपको की पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है, कुछ ऐसे की पॉइंट्स वो दे देते हैं जिससे आप आसानी से आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए त्रुटियों की बात की गई, त्रुटि की बात कौन करता है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक साहब। जे.बी. वाटसन कौन थे? व्यवहारवाद की स्थापना की थी जे.बी. वाटसन साहब ने। लेव वाइगोत्स्की साहब रचनावादी हैं। जेपीडी का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया था, जोन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसके फोल्डिंग यानी कि पाड़ और पाइट की बात करते हैं, व्यक्तिगत विचार की बात करते हैं। जीन पियाजे साहब 4 तरीके का स्तर देते हैं। इसके अलावा ये मानते हैं कि पहले चिंतन का निर्माण होता है, फिर भाषा का निर्माण होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है और करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र का मतलब होता है जो थ्योरेटिकल इमेजेस हैं। पहला ऑप्शन है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करके, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करके, या तीसरा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए, या विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण करने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए सिद्धांत चित्र का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बने रहिए एडुटॉक फॉर यू के साथ। नमस्कार दोस्तों।